नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, पुलिस एसआई और पटवारी लेखपाल तथा उत्तराखंड की जो अन्य परीक्षाएं होंगी उन परीक्षाओं से संबंधित उत्तराखंड के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों में चर्चा करेंगे, जिसमें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 100 प्रश्न होंगे उन पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि 20 मार्क्स की हिंदी रहेगी और 40 मार्क्स का उत्तराखंड और 40 मार्क्स का अलग अदर जो जीके जीएस प्लस रीजनिंग कंप्यूटर वगैरह पूछा जाता है उन सेक्शन से 100 प्रश्न रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली अन्य जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगी प्लस जो अपडेट होंगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न संख्या फर्स्ट से। पहला प्रश्न है हिंदी सेक्शन से, स्वर संधि का भेद नहीं है। ठीक है, मतलब इनमें से स्वर संधि का भेद कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, पहली बात करें स्वर संधि की, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, 5 भेद कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। ठीक है, 5 भेद होते हैं। तो आदि संधि जो है ये इसका भेद नहीं है। ठीक है, यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आदि संधि। दूसरा प्रश्न है, भाववाचक संज्ञाएं निम्न प्रकार से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं भाववाचक जो संज्ञा होती है वो होता क्या है। तो भाववाचक संज्ञाएं वो संज्ञा होती है जिसके हम ना तो उसको छू सकते हैं, केवल उसे क्या कर सकते हैं? हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम भाव बोलते हैं कि हमारे मन में ये भाव आ रहा है। ठीक है, तो भाव मतलब किसी चीज़ को महसूस करना। ठीक है, छू तो सकते नहीं उसको, क्योंकि वो क्या होता है, उसको हम छू नहीं सकते, केवल हम उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भाव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? भाव संधि के रूप में, ठीक है, मतलब जानते हैं। ठीक है, तो भाव संधि जो होती है तो उसमें क्या है दोस्तों, इन भाव संधि किससे? क्रिया विशेषण से, क्रिया से और सर्वनाम से, उपयुक्त सभी से मिलकर बनाई जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द किन शब्दों के योग से बना है? मतलब ठीक है, जो पर्यावरण का संधि विच्छेद कह सकते हैं तो वो क्या हो सकता है दोस्तों? परि प्लस आवरण मतलब पर्यावरण। ठीक है, परि प्लस आवरण, अगर छोटा रॉ की मात्रा रहेगी प्लस आवरण करके तो ये क्या बन जाएगा? हमारा पर्यावरण बन जाएगा। ठीक है, तो संधि विच्छेद इस प्रकार का भी पूछता है कि पर्यावरण का निम्न, या आपका क्वेश्चन दे देगा परि प्लस आवरण किन शब्दों के योग से बना है, तो नीचे अलग ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यह रचना महादेवी की नहीं है। महादेवी मतलब जो महादेवी वर्मा जी हैं उनकी रचना कौन सी नहीं है? तो दोस्तों, यामा उनकी रचना है, स्मृति की रेखाएं भी उनकी रचना है, पथ के साथी भी महादेवी वर्मा जी की रचना है, जो उर्वशी है वो महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना कब की थी? ठीक है, तो ये की थी दोस्तों 1985 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा 1985। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में दशाबोधक गुणवाची विशेषण कौन सा है? तो दोस्तों, दशाबोधक जो गुणवाची विशेषण है इसमें कौन सा है? वो है सूखा। ठीक है, मतलब जो अवस्था को बता रहा है किसी चीज़ की। ठीक है, मतलब सूखा क्या है? मतलब किसी जगह की सूखा पड़ा है या वहाँ पे सूखा है, तो ये क्या किसी चीज़ की बता रहा है कि इस जगह की अवस्था को बता रहा है। ठीक है, तो जो दशाबोधक विशेषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है गुणबोधक, ठीक है, एक होता है अवस्था या दशाबोधक भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, जिसकी बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है, एक होता है दोषबोधक और एक होता है क्या होता है, जो चौथा वाला होता है वो होता है, ठीक है, नेक्स्ट होता है आकार बोधक। तो इसी प्रकार के गंधबोधक, स्वाद बोधक, ठीक है, स्थान बोधक, इस प्रकार के जो जैसे स्थान जैसे रंग रूप से संबंधित होगा तो वो क्या होगा? रंग रूप बोधक हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे जो अगर बात करें दशा बोधक या अवस्था बोधक, तो यहाँ पे कौन सा है? सूखा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पत्र लेखन का प्रारूप लेखन का अर्थ क्या है? मतलब दोस्तों, प्रारूप का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ का ढांचा तैयार करते हैं, ठीक है, किसी पत्र लिखने के लिए, ठीक है, एक ढांचा तैयार करते हैं, मेटेरियल तैयार करते हैं कि कैसे कैसे पत्र हमारा प्रारूप तैयार करते हैं, या बोलते नहीं कि इस चीज़ का प्रारूप तैयार कर रहे हैं, पत्र का प्रारूप। तो वो क्या होता है? पत्र का कच्चा रूप तैयार करना ही क्या कहलाता है? प्रारूप कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ हो वहाँ अलंकार होता है। तो दोस्तों, ऐसी जगह कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ क्या होता है? शब्द के अनेक अर्थ हो वहाँ को क्या होता है?
स्लेश अलंकार होता है। जैसे कोई शब्द होता है उसको अगर रिपीट हो रहा है तो उसके क्या होता है, अलग अलग अर्थ निकलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्दों को क्या बोलते हैं, स्लेश अलंकार की श्रेणी में इनको गिना जाता है। नेक्स्ट है किसी काम को उत्साह और परिश्रम से करने वाले को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों अध्यवसायी, ठीक है। 10वां प्रश्न है कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है, ठीक है। दोस्तों इसमें मोटा क्या है, संज्ञा नहीं है, ठीक है। ममत्व क्या है, संज्ञा है, और मैना भी संज्ञा है, मदारी भी संज्ञा है। मोटा क्या हो सकता है, अगर मोटे की बात करें तो मोटा कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता या एक चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो अलग वो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पर संज्ञा कौन सी नहीं होगी, मोटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतस्थ ध्वनियाँ हैं, स्वर और व्यंजन के बीच की जो ध्वनियाँ होती है उनको क्या बोलते हैं, अंतस्थ ध्वनियाँ कहते हैं। अगला है स्कंदगुप्त के लेखक का नाम क्या है, तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ही स्कंदगुप्त लिखी गई थी, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी हैं उनके द्वारा, यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कवि, सूफी, संगीतज्ञ और इतिहासकार थे, तो दोस्तों अमीर खुसरो जो थे ये कवि भी थे, सूफी भी थे, संगीतज्ञ थे और इतिहासकार भी थे, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, अमीर खुसरो। 14वां प्रश्न है शौ किसके मेल से बनता है, तो दोस्तों शौ मतलब कि शौ किन शब्दों से मिलकर बना होता है, तो कौ प्लस जो शौ होता है उससे मिलकर क्या बना होता है, शौ बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है राम वृक्ष बेनापुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो दोस्तों इन्होंने जनवाणी नामक पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। जो कि क्या है, मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे और 1899 में इनका जन्म हुआ था, ठीक। और ये लेखक, पत्रकार और कवि थे, ठीक है। जो राम वृक्ष बेनापुरी है ये क्या है, लेखक, पत्रकार और कवि थे। नेक्स्ट है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है, तो ये दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, ठीक है। बच्चन जी की, यानी कि इसमें बच्चन जी दिया तो इनका पूरा नाम क्या था, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है ईशान शब्द इस अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, ये होता है दोस्तों दीप्ति, ठीक है। ईशान शब्द का जो मतलब होता है क्या होता है, देवी देवताओं के नाम से संबंधित है, ठीक है। 18वां प्रश्न है संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं या प्रयोग में लेके आते हैं उनको क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। जो संस्कृत के जो शब्द है जिनको हम हिंदी में भी यूज करते हैं उन शब्दों को तत्सम शब्द के रूप में जाना जाता है या उनको तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। और इसका जो विपरीत होता है उसे क्या कहते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जो किसी भाषा से विकसित हुए रहते हैं उनसे या उनसे लिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है मैं का बहुवचन क्या होगा, तो दोस्तों मैं मतलब कि स्वयं के लिए, और उसका बहुवचन क्या होगा, मैं का बहुवचन होगा हम, ठीक है। और अगर हम के बहुवचन की बात करें तो हम का क्या हो जाएगा, हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द में योजक चिन्ह हाइफन आवश्यक है, तो दोस्तों योजक चिन्ह का मतलब क्या होता है कि मतलब जो डैश का चिन्ह लगाता है हम किसी चीज़ के बीच में, इसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर हमें आवश्यक पड़ेगा, तो दोस्तों राम और लक्ष्मण के बीच में आपने देखा होगा मैक्सिमम टाइम कि राम और लक्ष्मण के बीच में क्या रहता है, योजक चिन्ह लगा रहता है, ठीक है। तो योजक का मतलब क्या होता है, मिलाने वाला या जोड़ने वाला, ठीक है। दो शब्दों के मध्य स्पष्टता लेके आने के लिए, ठीक है, उन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए उनके बीच में योजक शब्द लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे राम लक्ष्मण, ठीक है। इसी प्रकार के अन्य शब्द होते हैं जिनके बीच में डैश लगे रहते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह के रूप में उसको जाना जाता है, ठीक है। जो ये चिन्ह होता है इसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं परीक्षा में, ठीक है, कि इसको क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम हो गया जैसे, या डॉट 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 इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ये चीज़ भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है किसे उत्तराखंड का पामीर कहते हैं, तो दोस्तों जो दूधा तेरतोली पर्वत श्रृंखला है या दूधा तेली है उसको क्या बोलते हैं, उत्तराखंड का पामीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो कि कहाँ स्थित है, पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3114 मीटर के करीब इसकी ऊंचाई है, ठीक है। जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है उसकी ऊंचाई कितनी है, 3114, और ये पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल से लेकर चमोली तक फैली हुई वैसे, लेकिन मेनली जो है ये पौड़ी गढ़वाल जिले में लोकेट करती है, ठीक है। इसको उत्तराखंड के पामीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एकदम सुबह सूर्य की ओर मुंह कर चलना शुरू करता है, तत्पश्चात
कुछ समय पश्चात वह अपने दाएं मुड़ जाता है, तत्पश्चात वह अपने बाएं मुड़ जाता है, वह पुनः अपने दाएं मुड़ जाता है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। तो अगर हम इस प्रकार से अगर चेक करें तो अगर हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले क्या कर रहा है, सूर्य की ओर मुँह करके खड़ा है, जहाँ से सूर्य निकलता है, आपको पता है सूर्य की ओर से निकलता है। ठीक है, तो उस ओर चलेगा। ठीक है, वहाँ से दाएं मुड़ रहा है, इस प्रकार से। तो अगर लास्ट में देखेंगे तो हम वो दक्षिण की ओर चल रहा है। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से देखेंगे, इसको एरो की सहायता से अगर चेक करेंगे तो आपका आंसर में जो उत्तर आएगा उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सही उत्तर की आकृति को बताइए। तो दोस्तों यहाँ से सही उत्तर की आकृति क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जब इस साइड इसका गोला है और यहाँ से इस साइड है, तो इसी प्रकार इसमें भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नवत त्रिभुज में चित्र में त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, 10 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 जो कि शॉर्ट ट्रिक है, 5 तो ये त्रिभुज हो गए, बाकी जो इसके डंडे हैं उनको हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5 डंडे। ठीक है, टोटल जो त्रिभुज की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10। अगला प्रश्न है फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों रेटिना में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, आंखों की दृष्टिपटल कहते हैं इसको, रेटिना को। तो फोटो रिसेप्टर किसमें पाए जाते हैं, रेटिना में पाए जाते हैं। अगला है RS 407 को A, B और C में 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटने पर उनके भाग क्रमशः कितने होंगे। तो ये होंगे दोस्तों 165, 132 और 110। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका यही आएगा। अगला प्रश्न है स्कॉटलैंड का कौन सा संगीत वाद्य यंत्र उत्तराखंड की संस्कृति में समाहित है। तो ये है दोस्तों मसक बीन। ठीक है, मसक बीन जिसको हम क्या बोलते हैं, बीन बाजा भी बोलते हैं और बैक पाइपर के नाम से इसमें इंग्लिश में जाना जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मसक बीन बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, स्कॉटलैंड का एक संगीत वाद्य यंत्र है और उत्तराखंड की संस्कृति में भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे शादी वादी में देखा होगा आपने, ढोल नगाड़ों के साथ क्या होता है, मसक बीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो पुराने टाइम पे था वो काफ़ी यूज किया जाता है, लेकिन अभी के प्रचलन के हिसाब से इसमें कब यूज किया जाता है, लेकिन पहले काफ़ी ये यूज किया जाता था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मंदिर सुदर्शन शाह द्वारा निर्मित करवाया गया था। तो दोस्तों सुदर्शन शाह द्वारा यमुनोत्री मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, लगभग 1839 ईस्वी में सुदर्शन शाह द्वारा, ठीक है, जो कि क्या थे, परमार वंश के शासक थे, इनके द्वारा 1839 ईस्वी में यमुनोत्री मंदिर की स्थापना की गई थी। अगला है चाइना पीक कहाँ स्थित है। तो दोस्तों चाइना पीक नामक जो जगह है वो नैनीताल जिले में के नैनीताल नामक जो जगह है वहीं पर ये स्थित है। ठीक है, जो नैनीताल है मेन, उस नैनीताल में ही ये ऊपर साइड को चाइना पीक नामक जगह स्थित है। ठीक है, दूधाधौली श्रेणी में निम्न में से कौन सी नदियाँ का उद्गम है। तो दोस्तों पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार जो नामक नदियाँ हैं वो कहाँ से निकलती हैं, दूधाधौली श्रेणी से निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाने पर कौन सी राशि प्रवृत्ति नहीं होती है। तो दोस्तों ये होती है जो उसकी आवृत्ति होती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हर्ट्ज में उसको मापन किया जाता है। ठीक है, अगर उसकी यूनिट की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है उसे क्या बोलते हैं, हर्ट्ज में काउंट करते हैं। ठीक है, जो अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो प्रकाश की जो हमारी लाइट है, जो AC लाइट है, उसकी जो आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज है। ठीक है, नेक्स्ट है टुंगेला जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है, कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में ये स्थित है। नेक्स्ट है एक आंख से दृष्टि बाधित होने पर भी किसी पूर्व भारतीय खिलाड़ी को टाइगर कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है दोस्तों नवाब पटौदी जो थे, पटौदी, ये जो क्या थे, इंडिया टीम के प्लेयर थे क्रिकेट के, तो इनको क्या कहा जाता है, टाइगर के रूप में जाना जाता है। 34वां प्रश्न है पेट्रोनॉस टावर कहाँ स्थित है। ये दोस्तों कुआलालंपुर में, जो कि कहाँ है, ये मलेशिया की राजधानी है। ठीक है, मलेशिया की ये क्या है, मलेशिया का कैपिटल है, जो कि क्या है, कुआलालंपुर। यहाँ पे क्या है, पेट्रोनॉस टावर स्थित है। अगला है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है
निम्न में से किसकी उपस्थिति जल को कठोर बनाती है? तो ये दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं इनके द्वारा क्या होता है, जल को कठोर बनाया जाता है। ठीक है, इनकी उपस्थिति के कारण जल क्या होता है, कठोर बनता है। नेक्स्ट है रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, रक्त में जो गाढ़ापन कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? तो दोस्तों मलवरी, टसर और मूंगा नामक सभी जो प्रकार की जो रेशम की जो प्रकार हैं उनका उत्पादन होता है। नेक्स्ट है निम्न में से उत्तराखंड में अधिकतम जनसंख्या किस अनुसूचित जनजाति समूह की है? तो ये दोस्तों जो थारू जनजाति समूह है उसकी क्या है, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो जनजाति क्या है, जनसंख्या है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड के कितने जिले भूकंपीय दृष्टिकोण से जोन 5 में आते हैं? तो ये है दोस्तों जोन 5 में जो भूकंपीय दृष्टि से 4 आते हैं, बट जो एक्चुअल में है उसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, उत्तराखंड के मैक्सिमम जो ज़िले हैं लगभग 5 या 6 ज़िले हैं जो जोन 5 में आते हैं। ठीक है, बट अगर आयोग की बात करें तो आयोग के अकॉर्डिंग 4 ज़िले इसमें दिए गए हैं। ठीक है, इनके नाम की बात करें तो इसमें है रुद्रप्रयाग, अगर आयोग के अकॉर्डिंग बात करें रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ठीक है, और चमोली। ठीक है, अगर हम वैसे बात करें तो इसमें 2-3 जिले और ऐड हैं जिसमें कि उत्तरकाशी और चंपावत का नाम भी जोन 5 में आता है। ठीक है, अगर लेकिन हम जो अगर आयोग के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों रुद्रप्रयाग जिला जो है वहाँ पे क्या होता है, सबसे कम कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह दोस्तों रानीखेत में स्थित है। ठीक है, जो कुमाऊं रेजिमेंट का कार्यालय है वो कहाँ है, रानीखेत में स्थित है। अगर इसकी स्थापना करें, जो रेजिमेंट है इसकी स्थापना हुई थी सन 1813 ईस्वी में। ठीक है, 1813 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और जो कुमाऊं रेजिमेंट का नाम जो था मई 1900 जो इसका नाम चेंज किया गया था वो कब किया गया था, 31 अक्टूबर 1945 में इसको कुमाऊं रेजिमेंट का नाम दिया गया था। ठीक है, 21 अक्टूबर 1945 में। और मई 1948 में क्या हो गया था, इसका मुख्यालय आगरा से कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, रानीखेत। ठीक है, पहले इसका जो कार्यालय था वो कहाँ था, जो इसका जो हेड ऑफिस था मतलब या मुख्यालय कह सकते हैं वो कहाँ था, आगरा में था। आगरा से 1939 ईस्वी में 1948 के करीब इसको आगरा से रानीखेत शिफ्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट है टांड कर वसूल किया जाता था। तो दोस्तों बुनकर जो होते हैं, जो बुनकर मतलब जो बुनाई वनाई का काम करते हैं उनसे क्या वसूला जाता था, टांड कर नामक कर वसूला जाता था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? तो दोस्तों वोक्सा जो है उत्तराखंड की जनजाति है, राजी भी उत्तराखंड की जनजाति है, भोटिया भी जनजाति है। जो गौड़ जनजाति है उत्तराखंड की जनजाति नहीं है। ठीक है, जो कि कहाँ है, संभवतः उत्तर प्रदेश की ये जनजाति है। अगला प्रश्न है निम्न में से उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय रखा गया है? तो ये दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय जो है इसका नाम बदलकर श्रीदेव सुमन जो विश्वविद्यालय उस नाम पे रखा गया था। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 19 अक्टूबर 2012 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अक्टूबर 2012 में जो इस विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना की गई थी। अगला है खड़ दीपक पूजा के लिए प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर अवस्थित है। यह है दोस्तों श्रीनगर गढ़वाल में। ठीक है, श्रीनगर में ये मंदिर स्थित है जिसका नाम क्या है, कमलेश्वर मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है कुमाऊं में प्रथम गोरखा प्रशासक कौन नियुक्त हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों जोगामल्ल शाह। ठीक है, अगला प्रश्न है 1936 में स्थापित गणदेश सेवा संघ जिसे बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों श्रीदेव सुमन जी तो थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है टिहरी नरेश प्रताप शाह की मृत्यु के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली थी? तो दोस्तों जो महारानी गुलेरिया थी इनके द्वारा प्रताप शाह की मृत्यु के बाद शासन की बागडोर संभाली गई थी। ठीक है, जो कि क्या थी, प्रताप शाह की रानी थी। ठीक है, इनका जो मूल नाम था वो क्या था, कुंदन देई इनका नाम था। नेक्स्ट है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन के लेखक कौन है?
ये है दोस्तों APJ अब्दुल कलाम, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे भारत के, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। अगला है गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना चलाई जाती है? तो दोस्तों गौरा देवी के नाम से गौरा देवी कन्या जनधन योजना के रूप में उत्तराखंड में योजना चलाई जाती है। 52वां प्रश्न है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार पर्यटन योजना, जो पर्यटन स्वरोजगार योजना है, इसकी घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी 1 जून 2002 ईस्वी में, जो कि इसके अंतर्गत क्या होता है, जो उत्तराखंड की ये प्रथम स्वरोजगार योजना है। ठीक है, पहली बात क्या है, उत्तराखंड की ये प्रथम स्वरोजगार योजना है, जो कि क्या होता है, जब पहाड़ी क्षेत्रों में प्लस शहरी क्षेत्रों में क्या करते हैं, पर्यटन को बढ़ाने के लिए, पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, तो क्या करते हैं 33% क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करते हैं, आर्थिक जो सब्सिडी देते हैं व्हीकल खरीदने के लिए या पर्यटन स्वरोजगार के लिए, जो भी पर्यटन के क्षेत्र में स्वरोजगार को अपनाने के लिए, जो पहाड़ी क्षेत्रों में है 33% यानी कि 15 लाख तक अधिकतम क्या देते हैं, सब्सिडी देते हैं, और शहरी क्षेत्रों में 25% और अधिकतम 10 लाख तक की सब्सिडी इस योजना के तहत दी जाती है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध समाज सेविका गंगोत्री गरिब्याल का संबंध है। यह है दोस्तों पिथौरागढ़ जिले से, जो कि पिथौरागढ़ जिले के धारचूला नामक जगह से की रहने वाली थी। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए इनको राष्ट्रपति सम्मान से पुरस्कृत किया गया था लगभग 1964 ईस्वी में, 1964 में, जो उस समय के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। अगला है कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना है? तो कोटेश्वर बांध जो बना है वो बना है भागीरथी नदी पर बनाया हुआ है। ठीक है, भागीरथी नदी पर कोटेश्वर बांध बना हुआ है। अगला है केदारनाथ आपदा कब आई थी? तो ये आई थी दोस्तों जून 2013 ईस्वी में। ठीक है, केदारनाथ में जब आपदा आई थी तो 2013 में ये आपदा आई थी, जो कि जून के महीने में लगभग 16 और 17 तारीख के बीच में ये आपदा आई थी। अगला है विश्वविख्यात नालंदा महाविहार किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों नालंदा क्या है, बिहार में स्थित है। अगला है भूमि माप की इकाई है, तो भूमि मापने के लिए नाली का प्रयोग भी किया जाता है, बीघा का प्रयोग भी किया जाता है और मुट्ठी का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगी, भूमि मापन की इकाई हो जाएंगी। ठीक है, तो एक नाली में कितनी मुट्ठियाँ होती है? तो 16 मुट्ठी के करीब इसमें एक नाली में होती है। ठीक है, तो ये परीक्षा में, ये प्रश्न भी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, जब 16 मुट्ठी होंगी तो उसको एक नाली के रूप में गिना जाता है। नेक्स्ट है भारत में सूचना आयोग का अधिकार RTI अधिनियम कब लागू किया गया था? ये किया गया था 2005 में। ठीक है, जो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार, इसको 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये है देहरादून में। इसकी स्थापना की बात करें तो 1767 ईस्वी में इसकी स्थापना देहरादून में की गई थी। ठीक है, जिसका जो मुख्य कार्य क्या है, ये भवन या जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें क्या होता है, जो मैप वगैरह बनाने का काम या आर्थिक जो सर्वेक्षण होता है, सर्वेक्षण। ठीक है, तो इस सर्वेक्षण का काम ये करती है। ठीक है, जैसे मैप वगैरह बनाने का या जो भी इस तरीके से जो काम होते हैं वो काम कौन करती है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग करती है, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं का 15वां अंक है? 15वां है मतलब यानी कि, तो 15 और यहाँ पे बात करें तो जो शब्द वो होगा तो 15 + 7 यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो जो 22वां जो अक्षर होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 22वां अक्षर क्या होता है दोस्तों? वी होता है। ठीक है, टोटल 26 जो अक्षर होते हैं इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में, तो 22वां अक्षर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है, ऐसा होने का कारण क्या है? तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? समंजन कहते हैं। ठीक है, समंजन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है ABCDE 5 नदियां हैं। A B की अपेक्षा छोटी है परंतु E से बड़ी है। C सबसे छोटी नदी है, सबसे बड़ी है। यदि D B से कुछ छोटी है परंतु A से कुछ बड़ी है तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? ठीक है, तो सबसे छोटी नदी कौन सी है दोस्तों? यहाँ से E जो है वो सबसे छोटी नदी होगी। ठीक है, अगला है टीवी प्रसारण के लिए प्रायः निम्न आवृत्ति प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों टीवी में जो प्रसारण होता है, ठीक है, टीवी में जो भी न्यूज़ वगैरह जो चीज़ें आती है या जो भी मूवी वगैरह आती हैं, जो भी लाइव टेलीकास्ट चलते हैं,
तो ये क्या होता है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है 1/, ये क्वेश्चन दिया गया है तो इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम, तो क्या होगा 1/3 + 1, अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 - 9/7। अगर इसको सॉल्व करें तो अगर इसी की बात करें, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्योंकि इसको लास्ट में ऐड करेंगे। ठीक, तो 1/3 + 1/14 में से 9 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको क्या करेंगे, ये ऊपर आ जाएगा 7/5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अगर 7 को ऊपर करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा 15 और 7 22/5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो 22/5 को अगर हम 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 5/22 + 17/22 हो जाएगा। अगर 22 कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा 5 + 17 यानी कि 22/22। तो हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला है 8 आदमी मिलकर एक काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि 2 आदमी और बढ़ा दिया जाए तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर एक आदमी के काम की बात करें तो एक आदमी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, 1/40। ठीक है, ठीक, इसी प्रकार अगर 8 आदमी की बात करें तो 8 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, सॉरी 8 आदमी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, अगर एक आदमी का एक दिन का काम बोले तो 1/40 भाग हो जाएगा। ठीक है, अगर 8 आदमी की बात करें तो 1/40 × 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर 2 लोग बढ़ गए, ठीक है, अगर जब 10 लोग हो जाएंगे तो 10 लोगों की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 लोगों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/40 × 10 हो जाएगा, 10 4 1/32। ठीक है, अगर बात करें तो पूरे 10 लोगों के पूरा काम कितने दिन में करेंगे तो 1/32 नहीं आएगा, क्योंकि ये एक दिन का है। ठीक है, एक दिन में 1/32 करें तो पूरे दिन में कितना टाइम लगेगा, तो 32 दिन में ये काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, आज से ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अंकों की श्रृंखला में एक पद लुप्त है, विकल्पों में से सही विकल्प या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो 21 + 4 25 + 8 कितना हो जाएगा 33 + 16 + 32, यानी कि दोगुना करके इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, प्लस करके जो 4 8 16 32 64 इस प्रकार से अगर आगे बढ़ेंगे तो 128 तो 256 इस प्रकार से बढ़ता जाएगा सीरीज। ठीक है, तो ये ऐसे करेक्ट आंसर क्या जाएगा हमारा 145। अगला है निम्नलिखित नीचे दिए गए प्रश्न में से शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखें, तत्पश्चात प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त अनुक्रम को छांटें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से जो अनुक्रम बनेगा पहला क्या है 3 2 1 5 4, तो रेत, लोहा, सोना, हीरा और प्लेटिनियम। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, इस प्रकार से एक क्रम बन जाएगा। अगला है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग औसत कितना होगा। तो दोस्तों प्रथम 10 अभाज्य संख्या मतलब 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 या 29 के बाद 31। ठीक है, इस प्रकार की जो संख्या होंगी वो क्या होंगी, अगर इन प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की बात करें तो उनको प्लस कर देंगे। 10 अभाज्य संख्याएं जो भी होंगी प्रथम, उनको प्लस करके उसमें से 10 से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा यानी कि जो टोटल जो योग आ रहा है उसका वो आ रहा है 129, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारा 12.9। ठीक है, नेक्स्ट है फूलों की घाटी में बहने वाली नदी का नाम क्या है। ये दोस्तों पुष्पावती नदी जो है वो फूलों की घाटी में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है आज सोमवार है, 31 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, यानी कि आज अगर आज सोमवार है तो 31 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि तो आज सोमवार होने का मतलब है कि 61 दिन का मतलब लगभग 963। ठीक है, 9 हफ्ते हो जाएंगे। ठीक है, 9 वीक हो जाएंगे, तो 9 वीक मतलब 63 डे। अगर 63 में से 2 माइनस करें तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 63 डे बाद भी क्या होगा, मंडे ही होगा। सिंपल सी बात है, अगर आज मंडे है तो 7 हफ्ते बाद भी क्या होगा या 9 हफ्ते बाद भी क्या होगा, उसी दिन मंडे ही होगा। ठीक है, अगर मंडे होने का मतलब क्या है 63 में से अगर 2 दिन कम कर दें तो कितना हो जाएगा, मंडे के बाद संडे आता है, उसके बाद सैटरडे, तो शनिवार यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है माइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों माइकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, कवक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है यदि 257 × 83 = 21331, तो 2.57 × 0.83
इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब भी कोई अगर दशमलव वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पॉइंट लगेगा, दशमलव लगेगा, वो कहाँ लगेगा, हम गिन लेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक है। ठीक है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 में यहाँ पे क्या लग जाएगा 2.1331, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 10,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति 6 माही देय है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसमें फॉर्मूला का यूज करेंगे, ए इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 + r/100 की पावर n का अगर यूज करेंगे तो मूलधन, जिसमें पी क्या है मूलधन है, आर क्या है, आर हो गया प्लस एन हो गया, ये क्या होंगे इसकी ब्याज दर प्लस जो टाइम पीरियड है वो हो जाएंगे। सॉल्व करेंगे तो लगभग आंसर कितना आएगा 506.25 से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मलेरिया रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। ठीक है, तो जो मलेरिया दोस्त होता है वैसे दोस्तों ये होता है प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, जो जीव होता है वो क्या होता है प्रोटोजोआ होता है, लेकिन ये वैसे क्या होता है मलेरिया रोग जो होता है प्रोटोजोआ जीव के सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। ये है दोस्तों इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अगला है भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, ये श्रेणी कौन सी है, वो है दोस्तों अरावली पर्वत। ठीक है, जो ये क्या है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। अगला है भूकंप की तीव्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण कहलाता है, इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, वैसे जो रिक्टर स्केल है, रिक्टर स्केल द्वारा भी भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है जो सिस्मोग्राफ है इसको द्वारा सरफेस को के मूवमेंट को मापा जाता है। ठीक है, जो सरफेस होता है उसके मूवमेंट को मापा जाता है, लेकिन जो रिक्टर स्केल है, रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता का स्केल बताता है। ठीक है, जो कि 1 से लेके 9 तक होता है। ठीक है, ये बताता है कि भूकंप किस लेवल का था या कितना था। ठीक है, अगला है जरदोजी कपड़े की कढ़ाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। ये है दोस्तों आगरा जो है, ये जरदोजी कपड़े की सिलाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो कि क्या है उर्दू फारसी व इस प्रकार की जो है एक कढ़ाई का मतलब जो कपड़े होते हैं उसमें कढ़ाई की जाती है। ठीक है, या जो सूट वगैरह होते हैं या जो ठीक है जो या साड़ियाँ होती हैं उनमें कढ़ाई की जाती है, कढ़ाई का ही एक क्या है प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट है पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन परास्त हुआ था। यहाँ हुआ था दोस्तों इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें कि इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है, तो जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में क्या हुआ था, ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें कि इब्राहिम लोदी हार गया था। अगला है अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में अंकित है, ये है ब्राह्मी लिपि में। अगला है रिंगवर्म क्या है, रिंगवर्म क्या है एक कवच व्याधि है। रिंगवर्म मतलब कि जिसको हम क्या बोलते हैं, रिंगवर्म बोले तो एक प्रकार की जो बीमारी टाइप की होती है, जिसमें क्या होता है हाथों में दाद हो जाना या खुजली होना या फंगल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उसको रिंगवर्म बोलते हैं। ठीक है, जिसको ये क्या है कवक व्याधि है। अगला है शिमला समझौता में हस्ताक्षर किया गया था। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1971 में, तो उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था जिसको शिमला समझौता का नाम दिया गया था। ठीक है, जो समझौता पे हस्ताक्षर होते हुए थे दोस्तों 2 जुलाई 1972 में। ठीक है, 1972 में इस जो शिमला समझौता था उसमें हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से व्यवसायों का समूह अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों सेवा क्षेत्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो शिक्षक चिकित्सक और नाई वगैरह जो भी चीज़ें आती है ये क्या होते हैं, किस में आते हैं लोग, ये सब आते हैं सेवा क्षेत्र में। नेक्स्ट है चारण नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड के कौन से इतिहासकार जाने हैं। तो दोस्तों ये सभी को पता होगा इनके बारे में, इनका नाम क्या है शिव प्रसाद डबराल जी जो हैं, इनको चारण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। यह है दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय नेशनल पार्क, जो कि देहरादून प्लस पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार जिले में ये फैला हुआ है। ठीक है, 3 जिलों में फैला हुआ है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है लगभग 820.5 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है,
820.5 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 ईस्वी में। 1983 में राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी, जो कि देहरादून, पौड़ी गढ़वाल प्लस हरिद्वार 3 जिलों में फैला हुआ है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल कितना है? 820.5 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है, किस वर्ष में फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? ये किया गया था 1982 ईस्वी में। ठीक है, जो फूलों की घाटी है उसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, फ्लावर ऑफ वैली बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। और जो यूनेस्को द्वारा 2005 में इसको विश्व धरोहर में भी घोषित किया गया था। ठीक है, 2005 में यूनेस्को द्वारा क्या किया गया था? इसको विश्व धरोहर भी घोषित किया गया था। ठीक है, इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 87.50 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, इसकी खोज किसने की थी? खोज की बात करें, उनकी खोज की थी फ्रैंक एस स्मिथ द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला है, गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो ये हुई थी 1804 ईस्वी में। ठीक है, जो गढ़वाल के नरेश थे प्रद्युमन शाह, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1804 में, जो कि जब प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच उस समय युद्ध हुआ था, उस युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़सवाल कलाकार, सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरणविद सही है, गोरा देवी चिपको आंदोलन, इंदिरामणि बड़ौनी उत्तराखंड क्रांति दल, और इनको उत्तराखंड के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़सवाल जो है ये कलाकार नहीं थे। ठीक है, ठीक है, जो पीताम्बर दत्त बड़सवाल है ये दोस्तों हिंदी में डी.लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, और ये क्या है? साहित्यकार हैं। ठीक है, साहित्यकार हैं कौन? पीताम्बर दत्त बड़सवाल, जो कि डी.लिट में की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। अगला है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ये लगाया गया था 27 मार्च 2016 से लेकर 11 मई 2016 ईस्वी में, जबकि उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे श्री हरीश रावत जी, उनके समय में ये राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खुरबुदा के युद्ध में मारा गया था? दोस्तों प्रद्युमन शाह ही खुरबुदा के युद्ध में मारा गया था 1804 ईस्वी में। जो भी बताया था मैंने कि जो गोरखाओं और प्रद्युमन शाह के बीच ये युद्ध हुआ था 1804 में, जिसमें कि जो प्रद्युमन शाह थे उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इस युद्ध को खुरबुड़ा के युद्ध के, जो खुरबुड़ा के नाम स्थान पर हुआ था, तो इसको खुरबुड़ा के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। बेदनी बुग्याल किस जिले में स्थित है? यह है चमोली जिले में स्थित है बेदनी बुग्याल। अगला है, उत्तराखंड में राज्यसभा के कितने प्रतिनिधि होते हैं? यानी कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? टोटल 3 सीटें हैं राज्यसभा की, जिसमें कि अभी क्या है? 3 सीटें हैं, जिसमें कि जो राज्यसभा सांसद है अनिल बलूनी जी, नरेश बंसल जी और कल्पना सैनी जी। ठीक है, कल्पना सैनी जी हाल ही में कुछ दिन पहले ही जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में ये बीजेपी की उम्मीदवार थी, जो कि राज्यसभा जाने वाली उत्तराखंड की दूसरी महिला है। ठीक है, जो कल्पना सैनी है ये राज्यसभा जाने वाली उत्तराखंड की दूसरी महिला है। इससे पहले उत्तराखंड में 2014 में गई थी जो महिला, उनका नाम था मनोरमा डोबरियाल जी, मनोरमा डोबरियाल शर्मा, जो कि उस समय कांग्रेस की टिकट से ये राज्यसभा गए थे। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में किस वर्ष से हुआ था? ये हुआ था 1949 में। ठीक है, जो टिहरी रियासत था उसका भारतीय संघ में विलय हो गया था 1949 में, लगभग 1 अगस्त 1949 को जो टिहरी रियासत था उसका विलय किस में हो गया था? भारत में हो गया था। ठीक है, तो जब टिहरी रियासत में इसका विलय हुआ तो उस समय जो पंवार वंश के अंतिम शासक थे वहाँ पे, उनका नाम क्या था? मानवेंद्र शाह था। ठीक है, जो राजा मानवेंद्र शाह थे उनके समय क्या हुआ था? टिहरी रियासत का भारत में विलय हो गया था। नेक्स्ट है, वसुंधरा प्रपात किस नदी पर स्थित है? यह है दोस्तों अलकनंदा नदी पर जो वसुंधरा जलप्रपात है वो स्थित है, यानी कि वसुंधरा जो फॉल है वो यहाँ पे स्थित है। अगला है, निम्न में से उत्तराखंड की रन ऑफ द रिवर परिकल्पना पर आधारित अपने ढंग की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो यह है दोस्तों विष्णु प्रयाग परियोजना। रन ऑफ द रिवर का मतलब जो चलती हुई नदी पर क्या किया जाता है, इस प्रकार की परियोजना का जो विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना, उसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। जो विष्णु प्रयाग परियोजना है कहाँ है? चमोली में स्थित है, और जो कि अलकनंदा नदी पर ये बनी हुई है। किस पे? अलकनंदा नदी पर बनी हुई है। अगर इसकी क्षमता की बात करें
तो 440 मेगावाट यहाँ पे विद्युत ऊर्जा पैदा की जाती है, ठीक है। और 1976 में इसका निर्माण किया गया था, 1976 में निर्माण किया गया। 440 मेगावाट इसकी क्या है, जो कैपेसिटी है, जो विद्युत जनरेशन क्षमता है वो कितनी है, 440 मेगावाट, और चमोली जिले में स्थित है अलकनंदा नदी पर। वर्तमान में क्या है, इसका उत्पादन बंद किया गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, जो उस समय क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले यहाँ पे बाढ़ वगैरह आने के कारण क्या हुआ था, उसका उत्पादन अभी बंद किया गया है। नेक्स्ट है, किस तिथि को उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल किया गया, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया। दोस्तों 1 जनवरी 2007 ईस्वी को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया था, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य हो 2000 ईस्वी में बना था, 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य बना था, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य बना था, और इसका नाम बाद में उत्तराखंड कर दिया गया 1 जनवरी 2007 को। अगला है, वाडिया संस्थान उत्तराखंड के किस क्षेत्र में शोध कार्य करता है। तो ये दोस्तों करता है दोस्तों भूगर्भीय सर्वेक्षण में। जो वाडिया भू संस्थान है, जिसका जो कहाँ पे इस तक का जो ऑफिस है, मतलब ये बोल सकते हैं कि ये कहाँ स्थित है, वो है दोस्तों देहरादून में, ठीक है। देहरादून में ये जो वाडिया भूगर्भीय जो संस्थान है, क्या है, भूगर्भीय सर्वेक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका संस्थान जो कहाँ पर है, वो कहाँ स्थित है, देहरादून में। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी जून 1968 ईस्वी में, ठीक है। तो वाडिया भू सर्वेक्षण संस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई थी, जून 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये थे दोस्तों SS देसाई जी, जो उत्तराखंड राज्य जब बना था तो प्रथम जो न्यायाधीश थे, जो नैनीताल हाईकोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है नैनीताल में, नैनीताल हाईकोर्ट के जो प्रथम न्यायाधीश थे, उनका नाम क्या था, SS देसाई जी, ठीक है। और नैनीताल हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। जिसने हमारा राज्य बना था उसी समय इसकी जो था, इसका भी निर्माण किया गया था, ठीक है। जो वर्तमान में जो दोस्तों उत्तराखंड के जो चीफ जस्टिस है, उनका नाम क्या है, ये है दोस्तों KM जोसेफ इनका नाम है। लेकिन अभी फिलहाल क्या हुआ था, कुछ दिन पहले ही, आज ही के दिन, लगभग 28 तारीख है, तो आज इनका शपथ ग्रहण समारोह था। इनका नाम है विपिन सांघी जी, जो कि उत्तराखंड के नए चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है। विपिन सांघी जी जो क्या थे, दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यकारी न्यायाधीश थे, और उनकी अब क्या है, उत्तराखंड का उनको न्यायाधीश बनाया गया, ठीक है। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह था, जो कि 28 जून 2022 को जो राज्यपाल जो है राजभवन है, वहाँ पे इनकी शपथ ग्रहण समारोह था, ठीक है। जो कि उत्तराखंड के 12वें नंबर के चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, 12वें नंबर के चीफ जस्टिस होंगे। और इनका शपथ ग्रहण समारोह किसके द्वारा कराया गया है, राज्यपाल द्वारा। यानी कि उत्तराखंड के जो यहाँ पे जो भी चीफ जस्टिस हैं, उनके जो चीफ जस्टिस का जो शपथ ग्रहण कराता है, वो कौन कराता है, राज्यपाल करवाते हैं, ठीक है। राज्यपाल का नाम क्या है, राज्यपाल जी का नाम है हमारे लेफ्टिनेंट सेवानिवृत्त जो है गुरमीत सिंह जी। नेक्स्ट है, वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र से सर्वप्रथम मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया था, या किसको मिला था। ये मिला था दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट जी को, ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट जी जो थे, तो 1982 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए इनको मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया गया था, ठीक है। 1982 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए इनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, और 2005 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और 1982 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए इनको मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। और 1964 में इनके द्वारा गोपेश्वर के दसोली गांव में स्वराज संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है। 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट जी द्वारा स्वराज संघ की स्थापना की गई थी, जो कि बाद में जो चिपकू आंदोलन हुआ था, जिसमें कि गौरा देवी का जो मुख्य लीड किया था, तो उस समय ये मात्र संस्था का रूप इस जो संघ था उसने निभाई थी वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है, टिहरी की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों टिहरी की स्थापना की थी सुदर्शन शाह जी ने, जो कि पंवार वंश के शासक थे। इनके द्वारा 30 दिसंबर 1915 को टिहरी की स्थापना की गई थी, ठीक है। टिहरी रियासत के तत्कालीन क्या थे, जो सम्राट थे, महाराजा सुदर्शन शाह, ठीक है। इनके द्वारा 30 दिसंबर 1915 को टिहरी जगह की स्थापना की गई थी, ठीक है। दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न
जिसमें कि आपको उत्तराखंड हिंदी प्लस जीके जीएस और जो रीजनिंग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मिले होंगे, जिसमें कि काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो सेट है आज का ये रहने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी अपने करंट अफेयर से जो है उन पर भी चर्चा किया है। जो मेन करंट अफेयर बन सकते हैं यहाँ से, उन सब्जेक्ट पर भी हमने उनके जो फैक्ट हैं उन पर भी चर्चा की है। और जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, जो इस साइड में प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों से भी बनने वाले सभी फैक्टों पर हमने यहाँ पर संभवतः चर्चा की है, जिससे कि आप सभी लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से ही दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को वॉच करें। थैंक यू।